Hello guys, welcome to my new classes on YouTube channel Youth Education. So subscribe and follow them. Okay? आज हम लोग नया चैप्टर लेकर आए हैं, चैप्टर नंबर 14 क्लास 11 बायोलॉजी का। क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 14 का नेम आइए है जान लेते हैं हम लोग, रेस्पायरेशन इन प्लांट। ओके, प्लांट कैसे रेस्पायरेशन करते हैं। तो आज हम लोग इसके जो भी आंसर्स हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो लिखे हुए हैं उनके आज हम आंसर सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ओके, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों को पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन रेस्पायरेशन एंड कंबशन। बी नंबर पर पूछा गया है ग्लाइकोसिस एंड कर्व्स क्लास साइकिल। थर्ड नंबर पर पूछा गया एरोबिक रेस्पायरेशन एंड फर्मेंटेशन। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को डिफरेंसेस दे दिए हैं, आप लोग देखिए यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग रेस्पायरेशन एंड कंबशन के देख लेते हैं। तो रेस्पायरेशन का मैंने दिया है, इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, और कंबशन में ये फिजिकल केमिकल प्रोसेस होती है। रेस्पायरेशन में ये लिविंग सेल्स इसमें अकर्स होते हैं, और कंबशन में डू नॉट अकर्स इन लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, इस रेस्पायरेशन में एटीपी जनरेटेड होती है, इसमें एटीपी जनरेटेड नहीं होती है। इसमें एंजाइम्स रिक्वायर्ड करते हैं, इसमें एंजाइम्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। फिफ्थ नंबर पर देख लीजिए, इट इज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रोसेस होती है, इसमें अनकंट्रोल प्रोसेस होती है। ओके, हम लोग नेक्स्ट पे देख लेते हैं ग्लाइकोसिस एंड कर्व साइकिल में। ठीक है, तो इसका फर्स्ट देख लिया, इट इज ए लीनियर पाथवे होता है, ये साइक्लिक पाथवे होता है। इट इज अकर्स इन सेल साइटोप्लाज्म और इट इज अकन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। थर्ड नंबर पे देख ले, इट इज बोथ एनारोबिक और एरोबिक रेस्पायरेशन होती है, ये केवल एनारोबिक रेस्पायरेशन करता है। ठीक है, फोर्थ नंबर पर देख लेते हैं, इट जनरेट्स 2 NADH2 and 2 ATP molecules on the breakdown of the 1 glucose molecule। और ये वाला देख लेते हैं हम लोग, इट प्रोड्यूस 6 NADH2, 2 FDH2 and 2 ATP molecule on the breakdown of 2 cycle के molecule। ओके, हम लोग अब थर्ड नंबर पर देख लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट हम लोगों से पूछा गया था एरोबिक रेस्पायरेशन और फर्मेंटेशन। तो यहाँ पर देखिए, एनर्जी इज यूज्ड फॉर ड्राइविंग एनर्जी और अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फर्मेंटेशन में होता है। ठीक है, हम लोग इसका सेकंड देख लेते हैं, अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये ओनली साइटोप्लाज्म में होता है। थर्ड नंबर पर देख लेते हैं, एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ये थर्ड नंबर पर देखिए, एंड प्रोडक्ट्स आर एथिलाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। फोर्थ नंबर पर कंप्लीट डाई ऑक्सीजन ऑफ द रेस्पायरेटरी सब्सट्रेट टेक्स प्लेस, और इधर देख लीजिए, इनकम्प्लीट डाई ऑक्सीजन ऑफ रेस्पायरेटरी सब्सट्रेट टेक्स प्लेस। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अबाउट 26 ATP मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस, 36 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पर ओनली 2 मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, हम लोगों ने इसका आंसर देख लिया। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, व्हाट आर द रेस्पायरेटरी सब्सट्रेट, नेम द मोस्ट कॉमन रेस्पायरेटरी सब्सट्रेट। तो मैंने देखिए यहाँ पर आप लोगों को नाम भी दे रखा है, द कंपाउंड ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द प्रोसेस रेस्पायरेशन इज कॉल्ड रेस्पायरेटरी सब्सट्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स स्पेशली ग्लूकोज एक्ट एज रेस्पायरेटरी सब्सट्रेट। फैट, प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक एसिड आल्सो एक्ट एज रेस्पायरेटरी सब्सट्रेट। ठीक है, हम लोगों ने ये नॉर्मली पढ़ लिया है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, तो इसमें कोई ज़्यादा पढ़ने को भी नहीं था। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से जरा देखिएगा, गिव द सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो इसका भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, देखिए आप लोग। इसका सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रखा है, आप लोग इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। ग्लूकोज, इसमें 6 फॉस्फेट लगे होते हैं, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, 1 फ्रुक्टोज और 6 बायोफॉस्फेट होते हैं, ट्राईफॉस्फेट होते हैं। ठीक है, इसमें NAD+, NADH++ H आयन, ट्राइसोड फॉस्फेट, डाइऑक्साइड कैटेन फॉस्फेट 3C। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैंने पूरा आप लोगों को यहाँ पर बना के दिखा दिया है, फॉस्फोग्लाइसेट, फिर फॉस्फोफिनाइलोप्रोराइड, फिर पिरुविक एसिड 3C। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, व्हाट आर द मेन स्टेप्स इन एनारोबिक रेस्पायरेशन, व्हाट डज इट टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर मैंने मेजर स्टेप्स देख लिए हैं, देख ले सकते हैं आप लोग। आइए, सबसे पहले आ जाता है ग्लाइकोसिस, कर्व साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन।
इधर साइटोप्लाज्म आ जाता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, इधर थर्ड नंबर पे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आ जाता है, इधर F0 F1 पार्टिकल्स आर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का आ जाता है गिव्स सिस्टेमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ओवरऑल व्यू ऑफ कर्व साइकिल। तो कर्व साइकिल का मैंने ओवरऑल व्यू बना के दिखा दिया, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले प्रोहिबिट है 3C में NAD प्लस लगा होता है, NADH प्लस H प्लस साइंस होते हैं। ठीक है, तो देखते जाइए आप लोग यहाँ पर। इस तरीके से पूरी कर्व साइकिल हम लोगों की बनी हो। साइट्रिक एसिड, अल्फा कीटोग्लाइकोलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, मैलिक एसिड, ओलोकोस्ट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये पूरी मिलके कर्व साइकिल बनाती है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 क्वेश्चन नंबर केवल ये पूछा गया एक्सप्लेन ETS। ठीक है, ETS आप लोग जानते हैं क्या होता है? नहीं जानते तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। ETS की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग आइए इसका आंसर कर लेते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं। ETS एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज लोकेटेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इट हेल्प्स इन releasing and utilizing the energy stored NADH plus H ions and FADH2 NADH plus H plus ion, which is formed during glucolysis and citric acid cycle, get oxidized by NADH dehydrogenase complex 1. The electron go so generated get transferred to oblique through FNM. It is similar manner FADH2 complex second generated during citric acid cycle get transferred to oblique. The electron from oblique are received by cytochrome EC1 complex third आ जाता है and further get transferred to cytochrome C. The cytochrome C act as a mobile carrier between complex third and cytochrome C oxidized complex containing cytochromes A and A3 along with the copper centers complex 4. During the transfer of electron from each complex, the process is completed by produce of ATP from ADP and inorganic phosphate by the action ATP synthesis complex B. The amount of ATP produced depend on the molecule which has been oxidized. Two ATP molecule are produced by the oxidation of one molecule of NADH. One molecule of FADH2 on oxidized gives 3 ATP। देख सकते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, फिर उसके बाद इनर माइक्रोग्रेनियल मैट्रिक्स मेम्ब्रेन है, फिर लास्ट में मैट्रिक्स है। तो मैंने यहाँ पर देख लिया आप लोगों को NADH प्लस H प्लस आयंस NADH प्लस, तो यहाँ पर 2H प्लस आयंस 2H प्लस आयंस 2H प्लस आयंस इधर भी लगे हुए इधर भी लगे हुए हैं। तो इस तरीके का पूरा यहाँ पर मैंने आप लोगों को बना के दिखा दिया, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हम लोगों से डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग एनारोबिक रेस्पायरेशन और एरोबिक रेस्पायरेशन। बी नंबर पर पूछा गया है ग्लूकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन। सी नंबर पर ग्लूकोलाइसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। तो यहाँ पर भी हम लोगों को डिफरेंसेस देख लिया है, तो देख लीजिए हमने यहाँ पर डिफरेंस दिए हैं। इट यूज्ड ऑक्सीजन फॉर ड्राइविंग एनर्जी, इट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करता है। इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये ओनली साइटोप्लाज्म होता है। द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ aerobic respiration carbon dioxide and water. The end of the fermentation are ethyl alcohol and carbon dioxide. हम लोग फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट टेक्स प्लेस, ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइजेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट टेक्स प्लेस करता है। ये 36 से 38 ATP मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस करता है, ये ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस करता है। ग्लूकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन देख लेते हैं। ग्लूकोलाइसिस आर ड्यूरिंग एनारोबिक और एरोबिक रेस्पायरेशन बोथ दोनों होती हैं। फर्मेंटेशन इस टाइप ओनली एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है। प्यूरिक एसिड आप प्रोड्यूस एज इट्स एंड प्रोडक्ट्स होता है। इथेनॉल और लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस एज इट्स एंड प्रोडक्ट होता है। तो ग्लूकोलाइसिस में देख लेते हैं, इट इज ए लीनियर पाथवे होता है, ये साइक्लिक पाथवे होता है। सिट्रिक एसिड साइकिल जिसको हम लोग कर्व साइकिल्स भी बोलते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट देख लिए, इट अकर्स इन सेल साइटोप्लाज्म होता है, इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होती है। थर्ड नंबर पर देख लिए, इट अकर्स इन बोथ एरोबिक और इनएरोबिक होता है, ये ओनली एरोबिक होता है। ठीक है, वो देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट हमने यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू 2 NADH2 एंड 2 ATP मॉलिक्यूल। सो साइट्रिक एसिड साइकिल जिसको कर्व साइकिल बोलते हैं, इसमें देख लीजिए, इट प्रोड्यूस 6 NADH2 2
DS2 and 2 ATP molecules are breakdown of 2 HO like COC मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं। ये तो काफ़ी नॉर्मल सा क्वेश्चन है। व्हाट आर द कंपनसेशन मेड ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ नेट गेन ऑफ एटीपी। यहाँ पर देख लीजिए, फॉर थ्योरिकल कैलकुलेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल वेरियस कंपनसेशन आर मेड ऑफ आर एज फॉलोज। मैंने यहाँ पर पॉइंट के बेस पर आप लोग दिखा दिया। 3 पॉइंट मैंने 4 पॉइंट आप लोगों को दिया है, ABCD आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर इट इज ए कंपनसेशन that various part of aerobic respiration such as glucolysis, CTS cycle and ATS occurs in sequentially and orderly pathway. NAT is produced during the process of glucolysis, enters into mitochondria to undergo oxidative phosphorylation। सी नंबर पर दिया हुआ है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज एज्यूम्ड टू बी द ओनली सबस्ट्रेट वाइल इट इज एज्यूम्ड that no other molecule enters the pathway at intermediate stages। D number पर the intermediates produced during respiration are not utilized in the other process। ठीक है, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिया। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। NCERT में देखिए, आप लोगों का 9th क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिस्कस द रेस्पिरेटरी पाथवे इज एन इम्फोवॉलिक पाथवे। तो यहाँ पर इसका भी आंसर मैंने दे दिया है। आइए हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। रेस्पिरेशन इज जनरली एज्यूम्ड टू बी catabolic process during respiration. Various substrates are broken down for a delivering energy. Carbohydrates are broken down to glucose before entering respiratory pathway. Fat gets converts into fatty acid and glycol, whereas fatty acids convert into alkyl CoA before entering the respiration. In a similar manner, protein are converted into amino acid which enter respiratory after demyelination. During synthesis of fatty acid, alkyl CoA is withdrawn from respiratory pathway. Also, in a synthesis of protein, respiratory substrate get withdrawn. Thus, respiratory is also involved in anabolism. Therefore, respiration can be termed as amphiboolic pathway as it involves both anabolism and catabolism। तो हम लोगों ने 9th का भी आंसर समझ लिया है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिफाइन RQ, व्हाट इज इट्स वैल्यू फॉर फैट। RQ की फुल फॉर्म होती है रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट। ठीक है, हम लोग आप लोगों को पहले ही बता देते हैं। हम लोग आइए चलते हैं, इसका आंसर देखते हैं। रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट और रेस्पिरेटरी रेशियो कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इन्वॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ CO2 कंज्यूम्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। द वैल्यू ऑफ रेस्पिरेटरी क्वाड्रेंट्स depends on the type of respiratory substrate. Its value is 1 for carbohydrates. However, it is always less than 1 for fats, as fats consume more oxygen for respiration than carbohydrates. It can be illustrated through the examples of palmitate fatty acid, which consume 145 molecule of O2 for respiration, while 102 molecule of CO2 are involved. The RQ value of tripalmitate is 0.7 होता है। ठीक है, हम लोगों ने इसका भी आंसर देख लिया। हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है, व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पर भी मैंने इसका भी देख लीजिए है, आप लोग आंसर इसका देखिए। यहाँ पर oxidative phosphorylation is a process in which electrons are transferred from electrons donor to oxygen which act as electron acceptor. The oxidation reaction are involved in the formation of protein gradients. The main role of oxidative phosphorylation is played by the enzymes ATP synthesis complex 5th. This enzyme complex consists of F0 and F1 component. The F1 head piece of a peripheral membrane protein complex and contains the site of ATP synthesis from ADP and inorganic phosphate. F0 component is a part of membrane protein complex which act as channels for crossing of the protons from inner mitochondrial membrane to the mitochondrial matrix. For every 2 protons passing through F0 F1 complex synthesis of 1 ATP molecule takes place। ठीक है,
आ जाता हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ स्टेप वाइज रिलीज ऑफ एनर्जी इन रेस्पायरेशन। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पायरेशन इज डिवाइडेड इनटू 4 phases: glycolysis, TCA cycle, ETS, and oxidative phosphorylation. It is generally assumed that the process of respiration and production of ATP in each phase takes place in a step-wise manner. The product of one pathway from the substrate of the other pathway. Various molecules produced during respiration are involved in other biochemical processes. The respiratory substrate enter and withdrawn from pathway on necessity. ATP gets utilized wherever required and enzymatic rates are generally controlled. Thus, the stepwise release of energy makes them system more efficient and extracting एंड स्टोरिंग एनर्जी। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर समझ लिए हैं, ठीक है, और आप लोगों ने अच्छे से इनको समझकर नोट भी कर लिया होगा। तो यहीं पर हम लोगों का ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नए चैप्टर में, ठीक है। नए चैप्टर में कल आपको नया बताऊंगा, जो भी उसके आंसर्स होंगे मैं आपको सॉल्व करके आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को भी शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।